हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी, अपनी फैमिली से तो ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हास्याकरण की समझ। मीन्स हास्याकरण क्या है, ये आज हम जानेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि और अच्छी वीडियो मैं ला सकूं। और सॉरी, 2 दिन के लिए वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैं कुछ वर्क कर रही थी। टेलीग्राम पे ही क्वेश्चंस वगैरह की सेलेक्ट कर रही थी, उसमें कुछ टाइम मुझे लग गया था, जिसके कारण मैं नहीं बना पा रही थी वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि सामाजिक रूप से हास्य पर होने पर क्या मतलब होता है। अब आप लोग समझेंगे कि यह हास्याकरण होता क्या है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जैसे कॉपी होता है तो कॉपी के साइड में कुछ हाशिया वगैरह छोड़ा जाता है, आप लोग देखते होंगे। जैसे कि ये मान लीजिए कॉपी का पेज है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे साइड में इसको छोड़ दिया जाता है और उसके बाद में यहाँ पे आप लोग वर्क करते हैं, लिखते हैं, जो भी काम होता है आप इस पेज में करते हैं। और साइड में जो है आप इसको छोड़ देते हैं, इसी को हाशिया बोला जाता है। और इस पे हम लोग कुछ नहीं करते हैं, तो दोस्तों इसी को हम लोग कहते हैं हाशिया। हाशिया का मतलब ये होता है कि किसी मुख्य धारा से आप किसी चीज़ को जब अलग करते हैं तो उसे हाशिया कहते हैं। अब जैसे कॉपी का ये पार्ट है, हमेशा कुछ ना कुछ लिखते हैं, साइड में कुछ यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जबकि हाशिया वाले पार्ट को आप छूते भी नहीं है, किसी काम के लिए नहीं करते हैं, इसे खाली छोड़ देते हैं। जैसे मुख्य काम होता है, जो भी काम होता है, मेन एक्टिविटीज़ होता है, वो कॉपी के इस भाग में हो रहा है, हाशिया के भाग में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसी को हास्याकरण कहते हैं। अभी ये आप समाज में भी आप देख सकते हैं, या फिर स्कूल हो या कॉलेज हो या किसी ऑफिस हो, वहाँ पे भी ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं, समूह से अगर आप अलग होते हैं, कुछ खेल खेल रहे हैं या कुछ खेलना पसंद नहीं होगा, या फिर कुछ ऐसे मूवीज़ होगी, या फिर कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होगी जिससे कि आप अलग रहते होंगे, आपको वो काम करना पसंद नहीं होगा। अब जैसे कि बहुत लोगों को खेलना पसंद नहीं है, कुछ लोगों को डांस करना पसंद होता है, तो वो क्या करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, डांस में नहीं रहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हर तरह से बातें समझ सकते हैं। तो समाज में जो है वो भी एक अलग अलग रूप में होता है। अब जैसे कि सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, ये सब रूप में आप समाज में देखेंगे। अब मान लीजिए राजनीति में किसी समूह को वैसी भागीदारी नहीं मिलती जैसे मिलनी चाहिए, तो वैसे आप कह सकते हैं कि हास्यपन है। महिलाओं की जो स्थिति है वो राजनीति में बहुत कम है, तो उस कह सकते हैं हास्यकरण पे है। तो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सभी के परिप्रेक्ष्य में हास्याकरण होता है। अलग अलग समुदाय के लोग पिछड़े रह जाते हैं, उसने हम हाशिए पे समझेंगे। तो इस चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग जो है आदिवासी के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स आदिवासी के साथ किस तरीके से हास्याकरण किया गया है, उनको किस नज़र से देखते हैं, उनके साथ किस तरीके से भेदभाव किया गया है। दूसरा देखेंगे मुस्लिम के साथ किस तरीके से किया गया है। सेंसस जो लाए गए थे 2021 में, उसमें कितने कितने लोगों की जॉब है और किनके साथ कैसा व्यवहार किया गया है, वो सब हम लोग आज इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग अब आगे देखेंगे आदिवासी की स्थिति जो थी वो कौन है, कैसी है, छवि है हमारे अंदर, ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे सबसे पहले ये हम लोग देख लेते हैं। तो दिल्ली की जो है एक निवासी परिवार होती है, जो कि फिल्म देख रही होती है, टीवी शो पे देख रहे होते हैं। तो वहाँ पे सोमा और हेलेन जो है अपने दादाजी के साथ टीवी देख रही होती है गणतंत्र दिवस पर। तो ये सोमा जो है ये कहती है कि अरे आदिवासी की नाव है यहाँ पे। तो मीन्स आदिवासी को ना एक इंसान अपने आँख में छवि की तरह बैठा लिया है कि अगर ये आदिवासी है तो ये इस तरीके से नाचना गाना या फिर इस तरीके से इसकी ड्रेसेस होती है, वो अपने दिमाग में बैठा लेता है। बट ऐसा नहीं है कि आदिवासी है तो सिर्फ वो नाचेगा या गाएगा या फिर कुछ ऐसे इसकी ड्रेस है, लिमिट्स है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये यहाँ पे ऐसा कह रही होती है। फिर ये कहते हैं दादाजी आदिवासी को हमेशा नाचते गाते ही देखते हैं, दिखाते हैं। तो ये फिर कहता है हाँ, क्या हमारे बारे में भी और कुछ भी नहीं दिखाए जाते हैं। फिर दादाजी कहते हैं सही कहा तुमने, आदिवासी को दुनिया का बहुत समृद्ध या ज़्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता नहीं होता है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे खास करके यहाँ पे ये बताया गया है कि जब ये कहते हैं कि तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा बहुत गांव खूबसूरत हुआ करता था। हमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ों, अपनी सामान जो होती थी, ज़मीन जंगल, वो सब मिल जाती थी। हम भी
अपनी धरती, जंगलों के, नदियों की बहुत कदर करते थे। तो इस तरीके से दादाजी जो है अपने पहले के ज़माने की जो आदिवासी की जैसा था वो बता रहे होते हैं अपनी बच्चियों को। तब उसके बाद में बताते हैं कि वहाँ पे एक ऑफिसर आता है, ठेकेदार होते हैं जो बहुत सारे जंगल को साफ़ कर देते हैं और जंगलों को बचाते हैं, तो उनको जो है पिटाई किया जाता है। और जब वो अदालत जाएंगे तो उनको अदालत में भी इंसाफ नहीं मिलेगा। मुकदमा करेंगे तो वो मुकदमा भी लड़ते लड़ते खुद मर जाएंगे, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। इस तरीके की बातें अपने पोती को बताती है। उसके बाद में ये कहती है, तो फिर क्या आपने जान कैसे बचाई? तो उसके दादाजी कहते हैं कि हम में से बहुत सारे जो लोग थे वो बार बार घर छोड़ने पड़ते थे। आसपास के जो कस्बे थे उसमें काम धंधे समय पर नहीं मिलते, उसमें जो है उसको मिल जाता था और वहाँ पे जहाँ काम मिलता था वो वहीं पे बस जाते थे। फिर उसके बाद में ये पूछती है कि जो जो अफसर आए थे उन्होंने क्या हमारे ज़मीन नीचे जो है लोहे के भंडार थे, तो जो इन लोगों का जो ज़मीन था वो उसके ज़मीन के नीचे लोहे का भंडार था, उसे निकालना चाहते थे। इसीलिए वो बड़े वादे किए थे और कहते थे कि अगर हम अपनी ज़मीन बेच दें तो हमें नौकरी पैसे देंगे। कुछ गांव वाले बहुत खुश हुए, कुछ को लगता था कि इससे हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी और कुछ को कागज़ों पर अंगूठे के निशान भी लगा लिए जाते थे। उन्हें पता ही नहीं था कि वो अंगूठे का निशान लगाकर वे अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों को उन्हें छोटी मोटी नौकरी दे दिया जाता था, और लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों की अपनी ज़मीनें जो है नहीं बेची थी। तो इस तरीके से बातें यहाँ पे बताई गई है कि किस तरीके से आदिवासियों के साथ भी किया गया था। तो यहाँ पे देखेंगे, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से बता दिया गया है कि किस तरीके से जो आदिवासी है वो जंगलों में रहा करते थे, जंगल में ही अपना भरण पोषण करते थे, यानी पूरे तरीके से जंगल पे निर्भर रहते थे। जंगली जो संसाधन थे उनके आजीविका के लिए समय के साथ क्या हुआ कि इनको जो है प्राकृतिक आवास से बेदखल कर दिया गया एक ज़रूरत के लिए। जैसे कि मान लीजिए ज़मीनी क्षेत्र में अब कोई कह सकते कोई पार्क बन रहा है, नेशनल पार्क बन रहा है, तो उस जगह को फिक्स कर दिया है सरकार के द्वारा, आप नहीं रह सकते, उनको अलग होना पड़ेगा। किसी जंगली इलाके में क्या है कि कोई सोने का खान निकल गया या लोहे का खान निकल गया, तो उनको अब वहाँ से स्थापित कर दिया जाएगा, तुम वहाँ से हट जाओ क्योंकि वहाँ खनन का काम होगा। ऐसे बहुत सारे कारण थे, उनको प्राकृतिक आवास से बेदखल कर दिया गया था। अब जब उनको बेदखल कर दिया गया है तो उनके प्राकृतिक आवास से एक तो उनका आजीविका खत्म हो गया है, दूसरा वे जो पारंपरिक तरीके से आवास में रहते थे, एकत्रित रहते थे, उनको सभी खत्म हो गए। ये सब समस्याएं जो है वो आदिवासी के साथ हुई थी, तो ये जो है हास्यकरण पे आ गई। अब आइए अगला टॉपिक है कि हम लोग अब ये देखेंगे कि आदिवासी जो है ये कौन है और इसकी क्या काम है। तो अब हम लोग देखेंगे, आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवास होता है। आदि का मतलब प्राचीन और वासी का मतलब निवास, यानी प्राचीन रूप से निवास करने वाले जो लोग हैं उन्हें आदिवासी कहते हैं। आप भी जानते होंगे कि पहले लोग जो है जंगलों में रहते थे, शिकारी संग रहते थे, 6th क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। तो उसी का रूप है आज ये आदिवासी समाज है। आज का जो आदिवासी क्या है कि संसाधनों पर रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं और वो अपने आजीविका के लिए जंगल पे निर्भर रहते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में ये किसका रूप है? आदिवासी समाज का, प्राचीन समाज का रूप है, इसलिए आज हम लोग आदिवासी के नाम से जानते हैं। आदिवासी जनजाति के नाम से भी जानते हैं, ट्राइब्स के नाम जानते हैं, ये भी ध्यान रखिए। अनुसूचित जनजाति के नाम सुने होंगे, वो आदिवासी कोई कहते हैं। शेड्यूल ट्राइब्स आदिवासी होते हैं, आदिवासी को कहा जाता है। अगर आदिवासी के बात कहें तो जंगलों में ही रहते हैं, जंगलों पे ही सब कुछ आधारित रहता है। अभी हम लोगों ने देखा कि भारत में कुल 8% आबादी जो है वो आदिवासी की है, यानी जो भी महत्वपूर्ण खनन होता है वो आदिवासी के इलाके में, जैसे जमशेदपुर हो गया, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, ये सब नाम आप लोग सुने होंगे। बड़े बड़े मिल लगे, औद्योगिक स्थान जो बने हुए, ये सब आदिवासियों का इलाका था। उनको वहाँ से विस्थापित कर दिया गया था और उनको यहाँ संस्था बनाया गया है। बताया जा रहा है कि भारत में 500 से भी ज़्यादा जो है वो आदिवासी का समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब राज्य में जो है आदिवासी की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अकेले उड़ीसा में ही कितना है, 60% से ज़्यादा जो है जनजातीय समूह रहते हैं। आदिवासी समाज और से बिल्कुल अलग जो है वो दिखाई देता है, क्योंकि उनमें जो है वो
ऊंच नीच की जो है फर्क बहुत कम होती है। इसी वजह से ये बहुत समुदाय जो है जाति वर्ण पर आधारित समुदाय या राजा के शासन में रहने वाले बिल्कुल अलग होते हैं। वे लोग जो हैं जाति धर्म ये सब जो है उस पे नहीं मानते। ये लोग जो है अपने पुरखों की पूजा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वे लोग जो है अपने पुरखों की पूजा करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये भी देखेंगे कि गांव की पूजा करते हैं, प्रकृति की उपासना करते हैं। ये कुछ बातें हैं आदिवासियों के विषय में। अब बताया जा रहा है कि ये किससे प्रभावित हुए। तो आदिवासी समाज मान लीजिए जहाँ भी रहते होंगे, इनके आसपास कुछ दूरी पर मेन स्ट्रीम के लोग रहते होंगे जो इनके आसपास रहते होंगे, चाहे वो हिंदू समाज के, बौद्ध के, हो ईसाई के, जिस धर्म के लोग हो, उनका प्रभाव इनके ऊपर पड़ा है। यानी हिंदू हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, जैन हो या और भी धर्म के लोग हैं, उनका प्रभाव आदिवासियों पर पड़ा है। लेकिन इनके साथ साथ ये नहीं है कि सिर्फ अलग अलग धर्मों का प्रभाव पड़ा है आदिवासियों पर, बल्कि आदिवासियों का भी प्रभाव अलग अलग धर्मों पर पड़ा है। इसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जो उड़ीसा का जो जगन्नाथ मंदिर है उस पे पड़ा है, और साथ ही बंगाल हुआ, असम है, शक्ति या तांत्रिक परंपराएं हैं, उन पर भी आदिवासियों का प्रभाव देखा जाता है। मतलब ये बायलेटरल है। आप समझ सकते हैं कि आदिवासियों पे भी अलग धर्मों का प्रभाव पड़ा है और आदिवासियों का भी कुछ अलग धर्मों पे प्रभाव पड़ा है, ऐसे आप समझ सकते हैं। कि बताया जा रहा है यहाँ पे कि 19वीं सदी तक जो है बहुत सारे ऐसे आदिवासियों थे जो कि ईसाई धर्म को अपना लिया था। मीन्स उस समय जो है अंग्रेज लोगों का उस समय बहुत ज़्यादा महत्व था। अंग्रेज लोग जो है उस समय हमारे देश में रह रहे थे, तो उन लोगों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारे आदिवासियों पर पड़ा था। तो धर्मांतरण करवा दिया गया था, ईसाई धर्म में ले आया गया था। इसे आप समझ सकते हैं। उसके बाद इनके भाषा के विषय में बताया जा रहा है कि भाषा जो है वो बहुत ही रिच है, मीन्स संस्कृत से बहुत अलग है। आज हम लोग देखते हैं कि सारी भाषा जो है संस्कृत की भाषा जुड़ी हुई है, लेकिन जो आदिवासियों की जो भाषा है वो संस्कृत से बिल्कुल अलग है। और उनकी जो है हिंदी की तरह ही बंगाली भाषा भी आदिवासियों को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा और संथाली है जो आदिवासियों को बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ज़्यादा बोलते हैं, इसका प्रयोग भी किया जाता है। संथाली भाषा की जो पत्र पत्रिकाएँ भी निकलती, इंटरनेट पर भी इनकी संथाली भाषा की जो पत्र पत्रिकाएँ मौजूद रहती है। इतना अब हम लोग देखें कि आदिवासी क्या है। अब हम लोग देखें कि आदिवासी और प्रचलित छवियाँ, मतलब उसकी छवि कैसी बनी हुई है, उसके प्रति जो है हमारे जहन में कैसी छवियाँ बनी हुई है, कैसी प्रचलित है वो। देखिए हम लोग कुछ आदिवासियों कुछ खास तरीक़ों से देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक आदिवासी का पिक्चर को दिखाया गया है कि ये किस तरीके से एक विशेष एक खास तरीके के समय में देख पाते हैं। ढोल बजाते हुए पारंपरिक वेशभूषा में आदिवासियों के विषय में ऐसी ही छवि बनी हुई है कि ये लोग हमेशा ऐसे ही रहते हैं, जबकि हम इसके जीवन की जो सच्चाई से रूबरू नहीं है। इसके जीवन की सच्चाई जो है उससे हम लोग रूबरू जो है नहीं है। इसकी जो सच्चाई है उससे भी हम लोग जो रूबरू नहीं है। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जो आदिवासी समूह है वो हमेशा ऐसे ही रंग बिरंगे कपड़े पहने पारंपरिक पोशाक में सजे हुए रहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते हुए, किसी बदलाव के नए विचार से खुद को दूर रखना चाहते हैं। ये सब जो हमारे दिमाग में बना हुआ है, ऐसी छवि जो बनी हुई है हमारे दिमाग में बना चुके हैं। अब जब भी हम लोग देखेंगे कि खास समूह जब डेवलप कर लेते हैं तो हम लोग छठी कक्षा में पढ़ चुके हैं, उसके साथ भेदभाव होने लगता है। क्योंकि आप किसी एक व्यक्ति को देकर पूरे समुदाय को जज कर देंगे तो उस समुदाय के जो भी व्यक्ति होंगे उनके प्रति आप वैसा ही व्यवहार करेंगे, भेदभाव का व्यवहार करेंगे। इसलिए चूंकि हम लोग आदिवासियों को कम देख पाते हैं, जब भी देख पाते हैं तो इस तरीके से परंपरागत पोशाक में देखते हैं, ढोल नगाड़े के साथ में देखते हैं, तो हमारे दिमाग में ऐसी ही छवि है। तब वो कोई अच्छा समुदाय का व्यक्ति भी अगर आप लोग के सामने आए तो भी आप लोग उसी के नज़र से देखेंगे कि ये आदिवासी ढोल बजाने वाला है, तो ऐसे ही भेदभाव करेंगे। तो ये बातें यहाँ पे बताई जा रही है। तो जब भी आप किसी खास गलत छवि में बांधते हैं तो उसके साथ भेदभाव होने लगता है, समाज उसके साथ भेदभाव करने लगती है, समानता का जो भाव है वो खत्म होने लगती है। अब अपना जो अगला टॉपिक है वो देखेंगे कि आदिवासी और विकास। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो आदिवासी है, आदिवासियों का विकास क्यों नहीं हुआ, कैसे वो हाशिए पे आ गए। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना कि आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं, और ये लोग आप जानते ही होंगे कि जंगल जो है हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर जंगल की बात करें तो ये जितने भी लोहा, तांबा, सोना, चांदी, अयस्क, इमारती, पशु उत्पाद, ये जो भी जानवर है ये सब जहाँ से प्राप्त होते हैं, तो जंगल से। तो जंगलों का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है, एक पर्यटन का जो काम होता है, वो
शुद्ध रखना आदिवासियों के हाथ में ही होता है। तो ज्योग्राफी में आप लोग देखे होंगे जल का बचाव या भूमि का बचाव, ये सभी जो है जंगलों के माध्यम से किया जाता है। विविधता बनी हुई रहती है, जंगलों के माध्यम से ही पारितंत्र है उसका बचाव होता है। तो ये सब अनेक ऐसे कारण है कि जंगल हमारे लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जंगल महत्वपूर्ण है तो जंगल में रहने वाले जो आदिवासी है वो भी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि जंगलों का ज्ञान था, उनको उस तरीके से देख सकते थे। तो 19वीं सदी में आखिरी 19वीं सदी के अंत तक में देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, जब हमारे देश में अंग्रेज लोग थे तो उस समय तक देश का बहुत बड़ा हिस्सा जंगल था, लेकिन धीरे धीरे उस जंगली हिस्से को कम कर दिया गया, जंगलों की सफाई होने लगी। लोगों को कृषि करने के लिए, अपने बहुत सारे कामों के लिए साफ भूमि चाहिए होती थी, जंगलों की कमी होने लगी थी, जंगलों की कटाई होने लगी थी। आप मान लीजिए कि अंग्रेजों को पता चला किसी खास जंगली क्षेत्र में लोहा या तांबा पाया गया है, तो वहाँ पे जंगलों को साफ करके खनन का काम शुरू कर देते थे। अब उस जंगल में आदिवासी रहते थे, तो क्या हुआ, उस कारण उस आदिवासी को वहाँ से विस्थापित कर दिया गया। लेकिन पुराने समय की बात बताई जा रही है, बहुत पुराने समय में आदिवासी जंगलों में रहते थे, पूरे स्वतंत्र स्वतंत्र थे। जब अंग्रेजी राज नहीं था, जो आदिवासी थे पूरे स्वतंत्र तरीके से रहते थे, किसी भी राजा या रियासत के जो नियंत्रण थे उससे वो बाहर रहते थे। किसी भी राजा या रजवाड़े के लोगों थे वो आदिवासियों पर निर्भर रहते थे जंगली उत्पाद के लिए। जैसे शहद चाहिए उनको, कोई जंगली उत्पाद चाहिए, वे अपने जो है आदिवासी पर निर्भर रहते थे। ये कुछ सिस्टम पहले था। जैसे अंग्रेजी राज आया तो अब जंगलों को काटा जाने लगा, सफाई करने जाने लगी, वहाँ से आदिवासी को हटाया जाने लगा, तो वहाँ से पारंपरिक तरीके जो विकास करते थे वे नहीं कर पाए, वे जो है हाशिए पाने लगे। हाशिए पर कब समझेंगे, जब कोई अपने मन के अनुसार काम ना कर सके, समाज पिछड़ा हो जाए। तो देखिए यहाँ पे एक बात समझ सकते हैं कि आदिवासी लोग जो है पहले जंगलों में रहते थे, लेकिन किसी न किसी कारण उनका विस्थापन हो गया तो मेन हिस्ट्री में आए, समाज की धारा में आए। लेकिन समाज के मुख्य धारा में होते हुए भी वो समाज में कहाँ चले गए, पिछड़ गए। तो इसे ही कहेंगे हाशियाकरण। ये समाज में आकर समाज में रहकर पिछड़ गए तो इसे हाशियाकरण हो गया, वे हाशिए पे आ गए। ठीक है। बताया जा रहा है कि 19वीं सदी के बाद जब अंग्रेजी राज हुआ तब अनेक ऐसे आर्थिक कारण या नए नए वन नीतियों से या नए नए नियम बनाए गए, उनके कारण जो है जंगलों से बाहर हो गए, आदिवासी जंगलों से बाहर हो गए और मुख्य समाज में उनको ज़बरदस्ती ढकेला गया। तो मुख्य समाज में वो जब आएंगे तो वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, छोटे मोटे काम करते थे, इस प्रकार वे अपने मुख्य समाज में हाशिए पे आ गए। ठीक है। अब बताया जा रहा है कि विभिन्न समयों में या अलग अलग स्थानों पर आदिवासियों की ज़मीन छीन ली गई अनेक कारणों से। और कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए जमीन अधिग्रहण किया जाता है तो एक खास नियम बनाया जाता है, लेकिन आदिवासी लोग चूंकि संबल नहीं थे, शक्ति नहीं थी, शक्ति संपन्न नहीं थे, वे विरोध नहीं कर सके। सरकारी लोगों ने क्या हुआ, उस तय प्रक्रिया को पालन भी नहीं किया और उसकी ज़मीन से बेदखल कर दी गई। मान लीजिए सरकार ने एक नीति बनाई है कि आदिवासी लोगों के उनकी जंगली इलाकों से अलग कर दिया जाए, बदले में नौकरी जाएगी, उनको इतना पैसा जाएगा। तो सरकार के लोगों ने क्या किया, इन लोगों को, आदिवासी को विरोध करेंगे नहीं तो वो लोग पैसा अब हम लोग अपने पास रख लेते हैं, इनको ऐसे ही बाहर कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। एक सरकारी आंकड़ा के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि जितने भी खनन परियोजना थे उसमें जो लोग विस्थापित हो रहे थे उसमें 50% से ज़्यादा जो है सिर्फ आदिवासियों की थी। यहाँ आगे बताया जा रहा है इस बात को कि जो भी खनन का काम जो विस्थापन हुआ है, मान लीजिए कि खनन परियोजना जो होगी, आदिवासी विस्थापित तो नहीं होंगे, उसमें और भी लोग विस्थापित होंगे, पूरे गांव को वहां से लोग हटना पड़े, लेकिन सबसे ज़्यादा विस्थापन जो हुआ था वो आदिवासियों को हुआ था। आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए काम करने वाले बहुत सारे संगठन है, एक सर्वेक्षण करके वहाँ पे एक रिपोर्ट निकाली और ऐसा रिपोर्ट में निकाला कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, इन 4 राज्यों में जो विस्थापन हुआ है, जो लोगों का विस्थापन हुआ है, अनेक कामों से विस्थापन जो हुआ है, सिर्फ किसका हुआ है, तो वो आदिवासियों को हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि आदिवासी जो है कितने बड़े स्तर पे विस्थापित हुए हैं अपने अपने आवाज़ से। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विस्थापन की जो बात चल रही है, विस्थापन क्यों होता है लोगों का। मान लीजिए बांध बंधाया जा रहा है लोगों का, बांध के पीछे का जो इलाका जो लोग रहते हैं वहाँ से उनको हटना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पानी जमा होने वाला है। अब जहाँ पे बांध बनाया जाएगा वहाँ पे ज़्यादातर लोगों का जंगली इलाका हो सकता है, ऐसा जगह हो सकता है जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं। अब मान लीजिए किसी जंगली क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया जाएगा ये सरकार के द्वारा, तो वहाँ पर लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा। उस इलाके में जो अब आदिवासी रह रहे हैं उनको वहाँ से हटना पड़ जाएगा। उसके साथ वहाँ पे
सशस्त्र बल से भी जो लोगों का टकराव होगा तो भी लोग वहाँ पे प्राकृतिक आवास से वहाँ से विस्थापित हो सकते हैं। ये कुछ कारण बताए गए हैं जिससे लोग विस्थापित होते हैं। यहाँ पे बॉक्स में कुछ बातें बताई गई है जो कि पढ़ना आवश्यक है। अब बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो आदिवासी होते हैं वो लगभग 10,000 से अधिक पौधों का इस्तेमाल करते हैं, लगभग 8,000 प्रजाति दवाई के तौर पर और 325 प्रजातियां कीटनाशक के तौर पर, और 425 जो है वो प्रजातियां गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर, और 550 प्रजातियां रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इनमें से 350 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल होती है, जबकि आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो ये सारी संपदा जो है खत्म हो जाती है। तो लगभग जो है सारा किस पे डिपेंड कर रहा है? आदिवासी पर डिपेंड कर रहा है। अब देखिए इतनी सारी जानकारियां आदिवासी के पास थी। जब आदि समुदाय को उनके वन भूमि से प्राकृतिक आवास से अलग कर दिया गया था तो ये सारा ज्ञान किस काम का रह गया? किसी काम का नहीं रह गया। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है। अब आगे बताई जा रही है कि जब उन आदिवासी को उनके प्राकृतिक आवास से विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया गया, तब लोग जो है गांव या शहर में जाने लगे थे। अब आजीविका के खोज में लोग शहर जाने लगे थे। शहर उद्योग में काम करेंगे, विमानस्थल पर काम करेंगे। अब जब ये उद्योग विमानस्थल में काम करने जाएंगे तो पढ़े लिखे तो है नहीं, इनमें अशिक्षा है, तो इनको कैसे नौकरी मिलेगी? छोटी मोटी नौकरी मिलेगी। छोटी मोटी नौकरी मिलने से इनका जीवन स्तर का नहीं हो पाएगा, अच्छा नहीं हो पाएगा। ये गरीब और लाचार बन के रह जाएंगे। फिर एक आंकड़ा बताया जा रहा है कि ग्रामीण इलाके में जो रहने वाले आदिवासी हैं उनके 45% जो है, जो शहरी इलाके में रहने वाले 35% आदिवासी गरीब रेखा के नीचे से गुजर बसर करते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे गरीब और लाचार होंगे तो उनके बच्चों में क्या होगा? कुपोषण होगा। ये कुपोषण के शिकार होंगे। उस बच्चों को अच्छे से खाना नहीं मिल पाएगा, जो एक पोषण का स्तर होना चाहिए वो उनके बच्चों को नहीं मिल पाएगा। और आदिवासियों के बीच साक्षरता नहीं होगा, साक्षरता की कमी है, अशिक्षा है, क्योंकि शिक्षा कम लोगों प्राप्त करेंगे। जब पहले मूल चीज़ को प्राप्त करें, पहले पेट तो भरे, जब पेट ही नहीं भरा हो तो कोई क्या पढ़ेगा? तो सबसे पहली ज़रूरत जो है लोगों का पेट भरना अच्छी ज़रूरत है, तभी वो लोग शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे, साक्षरता हासिल कर पाएंगे। ये बातें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि विस्थापन से क्या होता है कि लोग अपनी आवाज़ खो देते हैं, साथ ही अपने आमदनी भी खो देते हैं। ये दोनों चीज़ तो खो ही देते हैं। उसके बाद में जो पारंपरिक चीज़ें जो है, रीति रिवाज जो है वो भी गवा देते हैं, क्योंकि उनके संगठित समाज का रहते थे, साथ मिलके वहाँ पे रीति रिवाज जो थे वो निभाते थे। लेकिन जब ये अलग अलग हो गए, सब अलग अलग काम करने लगे तो फुटकर हो गए, तब अपने परंपरा रीति रिवाज को आगे बढ़ाने का मौका नहीं मिला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि आदिवासी जीवन का आर्थिक और सामाजिक आयाम जो है वो जुड़े हुए हैं। आदिवासी जीवन का मतलब क्या है? जंगलों में रहते हैं। आर्थिक और सामाजिक यानी जब जंगल में आदिवासी रहते हैं तो जंगलों के साथ साथ रहेंगे, कुछ पारंपरिक रीति रिवाज है वे साथ रहने पे मना पाएंगे। आर्थिक की बात करें तो जंगलों में रहते जंगली उत्पाद पर निर्भर करते हैं, अनेक फूड पे निर्भर करते हैं, शहर में बेचकर अपना जीवन यापन करेंगे। तो इस तरीके से आदिवासियों का आर्थिक सामाजिक जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब वे प्राकृतिक आवास से जुड़े बेदखल कर दिया गया तब वे सारी प्रक्रियाएं नहीं हो पाएगी। यहाँ पे आदिवासी के बारे में अब हम लोग जाने। अब हम लोग यहाँ पे अल्पसंख्यक के समुदाय के बारे में पढ़ेंगे। अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनके साथ जो है हास्याकरण किया गया है। अल्पसंख्यक का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? अब हम लोग यहाँ समझेंगे कि अल्पसंख्यक का मतलब होता क्या है। तो अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि इनकी संख्या कम हो अपेक्षाकृत ज़्यादा संख्या वाले। किसी भी समाज में जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है बहुसंख्यक, एक होता है अल्पसंख्यक, एक होता है माइनॉरिटी, एक होता है मेजोरिटी। तो यहाँ पे अल्पसंख्यक के बारे में देखेंगे। तो आप लोग इतना समझ गया। देखिए हम लोग संविधान के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया। मौलिक अधिकार में भाषाएं और धार्मिक तौर पे सभी को बराबर सुरक्षा दिया गया है। भाषाएं लोगों के समूह में हो सकता है कुछ खास भाषाएं बोला जाता हो, लोगों की संख्याएं जो है कम हो, तो किसी खास धर्म को मानने वाले की तुलना में अपेक्षाकृत कम हो, तो ऐसी तुलना में आर्थिक अल्पसंख्यक संविधान में सुरक्षा दी गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुसंख्यक होते हैं वे हमेशा सत्ता चाहते हैं, वे हमेशा दबदबा बनाना चाहते हैं अल्पसंख्यकों के ऊपर। इसलिए मौलिक अधिकार में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान की गई है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि जो अल्पसंख्यक होते हैं उनकी पहुंच सत्ता या संसाधन तक नहीं हो पाती है, उनको वहां तक पहुंचने से रोका जा सकता है। जो ऊंचे तबके का है
वे वहाँ पे पहुँचने से रोकते हैं। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में ऐसा कानून बनाया जाता है कि बहुसंख्यक जो दबदबा है वो कम किया जा सके, जो भी अल्पसंख्यक के समुदाय के निश्चित तौर पे वहाँ तक पहुँच सके जहाँ पे उनका पहुँचना है, संसाधन तक उनकी पहुँच हो सके। अब यही सब जो कारण है उनको सत्ता से वंचित कर दिया जाता है, यानी जो आज भी हमारा राजनीतिक है, हमारे देश में सरकार है, राज्य में सरकार है, उसमें इसकी पहुंच जो है बहुत कम है। और ये जो पहुंच बहुत कम है, नौकरी बहुत पहुंच कम है, संसाधन का प्रयोग जो उतना नहीं कर पाते हैं, ये सब के कारण जो है ये लोग हाशिए पे आ जाते हैं। तो हाशिए पे रोकने के लिए लोगों को सुरक्षा दिया गया ताकि इनके साथ ये हाशिए पर ना जाए और इनके साथ भेदभाव ना हो पाए। ये बातें यहाँ पे बताई गई है। आगे बताया जा रहा है ये जो समूह होते हैं ये खुद को असुरक्षित तो महसूस करते ही है। अब कोई ऐसा समाज जिसमें 100 में से 90 किसी और धर्म को मानने वाले लोग हैं, 10 लोग ऐसे जो अलग भाषा को मानने वाले लोग हैं, इनको डर हमेशा रहेगा अल्पसंख्यकों से। ये डर हमेशा और बढ़ जाता है जब यह बहुत अल्पसंख्यक जो है और बहुसंख्यकों के बीच में तनाव की स्थिति पहले से लड़ने की स्थिति में हो। इन सब के ध्यान में रखते हुए हमारे समाज में व्यवस्था की गई ताकि ऐसी कोई बात ना हो और सभी समाज के सभी समुदाय के लोग हमारे देश में रह सके, हमारे देश की विविधता बनी रहे। तो आप कहीं भी जा कर के शान से कह सकते हैं कि हमारे देश में विविधता में एकता की बनी हुई है। तो लेकिन वो विविधता में एकता कब होगी? जब दोनों को बराबर दिया जाएगा, विविधता का सम्मान करेंगे। हमारे देश में जो हाशिए पे आ गया उनका सम्मान कर ही नहीं रहे, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, अलग जाति धर्म के सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनके रीति रिवाज का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आप भी जब कहीं और जा कर के कुछ लिखते हैं तो उसमें आप कहते हैं कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, विविधता में एकता की प्रणाली है। तो ये कहना तभी उचित होगा जब आप उस चीज़ पर काम करेंगे, आप जब उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, कभी भी किसी के साथ भेदभाव ना करें, सभी को समान अधिकार दे। ये सब हमारे संविधान भी कहती है और हमें भी इस चीज़ को समझनी चाहिए। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ये आगे काम नहीं होगा। देखिए न्यायपालिका के विषय में यहाँ पे अब बात किया गया है कि न्यायपालिका जो है काफ़ी बड़े एक ब्रॉड लेवल पे काम करे। जैसे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सीधे न्यायपालिका में जा सकते हैं, अदालत में जा सकता है। तो अदालत की भी, न्यायपालिका भी काफ़ी अच्छी भूमिका है अल्पसंख्यक की सुरक्षा में, क्योंकि अल्पसंख्यक को लगता है कि डर है तो किसी चीज़ का, तो वह अदालत में जा सकते हैं। ओके, अब हम लोग ने ये बात अल्पसंख्यक की बात कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के बारे में पढ़ेंगे कि मुस्लिमों की समुदाय की जिसकी स्थिति क्या है हमारे देश में। तो अब यहाँ पे सबसे पहले बताया जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मुस्लिम की आबादी जो है वो 14.2% है। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ये बहुत ही अच्छा डेटा और ये 2011 का डेटा है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बताया जा रहा है कि जो हाशियाई समुदाय होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनको औरों की तरह सामाजिक आर्थिक विकास करने का मौका नहीं मिलता है। तो अभी हम लोग पहले देखे कि उनको सत्ता और संसाधन तक पहुंच नहीं हो पाती है, जिसके कारण उनको डेवलप करने की स्थिति नहीं हो पाती है, विकास नहीं कर पाए। तो क्या हुआ कि मेन स्ट्रीम से जो है वो अलग रह गया, अलग थलग रह गया। देखिए यहाँ पे कुछ बताया गया है टेबल में कि जो मूलभूत सुविधाएं जो है विषयों में जो हिंदू थे उनके पास 65.4% पक्का घर था, बिजली जो है 75 पॉइंट जो है वो 2 है, और पानी, नल का जो पानी है वो 43.7 है। अब जो मुस्लिम है उसके पास पक्का का घर 63.8 है, फिर 67.5 है, 35.8 है वो नल का पानी। अब ईसाई लोगों के पास पक्का का जो घर है वो 69.3 है, अब बिजली का घर 86.2 है और पानी जो है वो 48.0 है। अब सिख जो है वो 91.3 है और 96 पॉइंट बिजली है, फिर 49 जो है, यानी ये जो आप ड्राफ्ट देखते हैं, सूचना जो देखते हैं, पता चलता है कि कैसे अल्पसंख्यक समुदाय कि उनके पास सारी सुविधाएं कुछ ना कुछ कमी रह गई है या किसी मामले में कोई ज़्यादा भी है। तो यहाँ पे विभिन्न धर्मों के साक्षरता दर बताई गई है। साक्षरता हिंदू का 63 है, मुस्लिम 57 है, ईसाई का 74 है, फिर 67 जो है सिख का है, बौद्ध का जो है 71। इससे आप समझ सकते हैं कि किसकी स्थिति क्या है। मुस्लिमों की स्थिति सबसे खराब है, 57% है। उसके बाद सरकारी नौकरी को बात करें, यहाँ पे बताई गई भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो है मात्र इसमें 3% है, और जो IPS है उसमें 4 है, और 8.1 IFS में है, फिर PSU में 33.3। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मुस्लिमों की जो स्थिति है वो कम रही है। तो इस तरीके से आप लोग ये आंकड़े जो हैं आप लोग देख सकते हैं। सारा
डाटा इंपॉर्टेंट तो नहीं है जो याद रखें, बस समझने के लिए आप बहुत ही कम तरीके से इनका विकास हो पाया, देश के अलग अलग क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं हो पाए। यही कारण है कि ये मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि जो सरकार 2005 में कुछ स्तरीय समिति की गठन की थी। समिति का नाम था आर सच्चर समिति। देखिए, न्यायमूर्ति जो थे राजेंद्र सच्चर अध्यक्षता में समिति बनाई। इसमें कहा गया कि भारत में रहने वाले मुस्लिम समुदाय सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक का स्थिति का पता लगाइए। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। अब देखिए, ये जो आठ सदस्यीय समिति जो थी अपना रिपोर्ट दिया। अपने रिपोर्ट में बताया कि ये मुस्लिम समुदाय पिछड़े हुए हैं, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति में उतनी अच्छी नहीं है जैसे हमारे देश में अनुसूचित जाति में, जनजाति में स्थिति नहीं है, जैसे वैसे ही मुस्लिम समुदाय की भी स्थिति अच्छी नहीं है। उदाहरण के लिए बताया जा रहा है कि 7 से 16 वर्ष के मुस्लिम बच्चे जो है और भी समुदाय के जो बच्चे काफ़ी कम समय तक के लिए स्कूल की जो शिक्षा है वो ले पाते हैं। ये उदाहरण से हम लोग पता चल सकता है कि जिससे कितनी अशिक्षा है हमारे देश में। तो मुस्लिम समुदाय जो है हाशिए पे क्यों आ गए? कुछ कारणों से आए थे। कुछ कारणों हम लोग देखेंगे तो अनेक सामाजिक आर्थिक कारण हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय में लोग जो है बुर्का पहनते हैं, लंबी दाढ़ी रखेंगे, फैस टोपी रखेंगे। ये सभी लोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी किसी समुदाय का कुछ भी व्यक्ति ऐसा करता है तो बाकी जो लोग हैं उसकी पहचान भी वही बना लेते हैं। अब जैसे मुख्य धारा में रहने वाले लोग हैं, बहुसंख्यक लोग हैं जो हैं, वे बड़ी दाढ़ी को देख कर कहने लगते हैं कि ये मुस्लिम है। एक पहचान, एक छवि, एक जहन में विकसित कर लिए हैं कि इस तरीके से जो लोग आएंगे वो मुस्लिम। अब जानते हैं कि जब कोई छवि अपने दिमाग में बना लेते हैं समुदाय के प्रति तो उसके साथ भेदभाव होने लगता है, क्योंकि उसे समुदाय अच्छा भी आता है तो आप उसके साथ भेदभाव करने लगेंगे, क्योंकि आप समाज के नाम पे एक गलत छवि बना लेते हैं। ये बातें यहाँ पे बताई जा रही है। अब यहाँ पे एक वर्ड है गेटवाइजेशन। ये गेटवाइजेशन जो है समझना है। गेटवाइजेशन एक्चुअली एक प्रोसेस का नाम है, एक प्रक्रिया का नाम है। इसमें ये होता है कि जब एक ही समुदाय के लोग सुरक्षा की भावना से अपनी समुदाय बना के आसपास रहने लेते हैं, इसे गेटवाइजेशन कहते हैं। ये एक नेगेटिव टर्म है। एक ही समुदाय के लोग जो है, अब आप लोग यहाँ पे सोचेंगे कि एक ही समुदाय के लोग जब आसपास रह रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? तो आप लोग ये भावना जो है अलग अलग अपने मन मर्जी से रह पाते हैं, लेकिन इनको एक डर है कि देश के अलग अलग जगहों में रहने में एक डर है कि गेटवाइजेशन करते हैं, यानी सभी मिलकर के साथ रहते हैं ताकि इनके साथ असुरक्षा ना हो, परेशानी ना हो। तो गेटवाइजेशन का मतलब है जब एक समुदाय के लोग आपस में मिलकर रहने लगते हैं एक ही जगह तो उसको गेटवाइजेशन, उस प्रोसेस को जो है गेटवाइजेशन कहा जाता है। इसे आप समझ सकते हैं। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि जो हाशियाकरण है वो एक बहुत ही जटिल परिघटना है। ये समाज में हाशियाकरण हुआ ये कोई आसान चीज़ नहीं है, ये एक जटिल घटना है, ये जटिल परिघटना है। लोग किस तरीके से समाज में रहते हैं, समाज में रहते हुए अलग थलग पड़ गए। इस प्रक्रिया को, इस घटना को दूर करने के लिए, यानी लोगों को फिर से मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ने की जरूरत है। इससे निपटने के लिए अनेक तरीके की रणनीति जो है बनानी पड़ेगी और अनेक साधन जो है बनाने होंगे, सुरक्षा उपायों को लागू करना होगा। अब मान लीजिए कि महिलाओं को मुख्य धारा से कितना अलग कर दिया गया है। हालांकि अब तो बहुत हद तक सुधार कर दिया गया है, लेकिन फिर भी उनको अच्छे तरीके से मुख्य धारा पर लाने के लिए क्या किया गया है? सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं। अब जैसे कि पहले बच्चियों को स्कूल नहीं पढ़ने के लिए भेजा जाता था, तो उसके लिए सरकार ने स्कीम निकाली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस तरीके से बहुत सारे स्कीम जो है वो महिलाओं के लिए निकाली है ताकि लोग जो है एक साथ समाज में आ सके। तो जो हाशिए पे चले गए हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये सब अनेक तरीके से रणनीति की ज़रूरत पड़ती है, साधनों की ज़रूरत है, उपायों की ज़रूरत है। यानी सरकार को चाहिए कि कानून बनाए और उसको इम्प्लीमेंट करे, और लोगों को चाहिए कि इस बात को समझे, इस भावना को समझे कि हमारे देश में जो भी विविधता है उसको सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी है कि प्रत्येक समाज का लोग, प्रत्येक समुदाय का लोग आपस में मिलजुल कर रहे, सभी एक साथ आगे बढ़े ताकि हमारे देश की विविधता में एकता की प्रणाली बनी रहे। ठीक है, ये बातें यहाँ पे बताई जा रही है। उसके बाद में निष्कर्ष में ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से हम लोग आगे डिस्कस किए, इस चीज़ को पढ़ते हैं कि जो सच्चर समिति जो है, ये जो सच्चर समिति जो है जो लाई गई है, अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
ये जो सच्चर समिति की जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया है प्रचलित गलतफहमियों को भी उजागर कर दिया। आमतौर पर माना जाता है कि मुस्लिम अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसों में जाते हैं। मुसलमान में 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे जो होते हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। देखिए, जो बीपीएससी का एग्ज़ाम का तैयारी करते होंगे उनको इस तरीके से रिटन एग्ज़ाम में लिखना पड़ सकता है, तो ये हो सकता है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो ये आप लोग अपने दिमाग में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सच्चर समिति के बारे में बताई गई है, एक कमेटी के बारे में बताई गई है। अब समझ सकते हैं कि उसका संबंध जो है उसके एहसास से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए आप समझ सकते हैं अभाव पूर्वाग्रह शक्तिहीनता से किस तरीके से जुड़ा हुआ। अभाव किसी तरीके से जो सत्ता है उसके कारण भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे समझेंगे कि उनके पास अभाव हो गया, हासिल पे चले गए। पूर्वाग्रह का मतलब जब मेन स्ट्रीम में रहने वाले लोगों ने एक गलत छवि बना ली समुदाय के लिए, उसके साथ भेदभाव होने लगा और फिर वे कहाँ चले गए, हासिल पे चले गए। शक्तिहीनता वही बात, जब सत्ता में सरकार में जहाँ भी उनको जगह मिलना चाहिए उनको जगह नहीं मिल पाई तो वे मेन स्ट्रीम में नहीं, यहाँ पे हासिल पे चले गए। इस तरीके से समझ सकते हैं हास्याकरण का संबंध अभावपूर्वक शक्तिहीनता से है। बताया जा रहा है कि हमारे देश में सिर्फ अनुसूचित मुस्लिम समुदाय ही नहीं, अल्पसंख्यक ही नहीं, आदिवासी ही नहीं, इनके साथ साथ कई सारे समुदाय जो हाशिए पर है। एग्जाम्पल में दिया जा रहा है कि जो दलित समुदाय है वह हाशिए पर है और समुदाय में उनको जाना जाता है। ओके, अब हमें क्या चाहिए कि हम अच्छा प्रयास करें ताकि जो भी लोग हैं उनके साथ किसी भी साथ भेदभाव ना हो, मुख्य धारा में वापस आ सके, मिलकर सम्मिलित कर काम कर सके। इसके लिए समाज को भी, लोगों को भी, सरकार को भी, व्यवस्था को भी, शासन को भी, सबको जो है आना होगा सामने। ठीक है, ओके, अब अपना चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।